हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम चैप्टर 1 के सारे ही टॉपिक्स और सब टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। इन टॉपिक्स की कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस हैं जो आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम में हमको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या असेंशियल्स हैं एक आंसर में, जो एक चेकर आपकी कॉपी में देखता है कि अगर आपने वो मेंशन किए हैं तो अगर लेट्स से वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको जो भी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स वो आपको दे। तो अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने ये पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि कोटेशन वाले क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में ये कोटेशन है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी कैसे रीजनिंग दे सकते हैं अपने आंसर में। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, लेट्स से ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता अगर, तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब पहले जो ये कोटेशन है आप इसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे अपने आंसर के। विदाउट कोटेशन आप इस स्टेटमेंट को लिखिए। जो भी आपको क्वेश्चन में कोटेशन दी हुई है आप उसको पहले बिना कोटेशन वाले उसके लिखिए और फिर उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा आपके आंसर का, जो कि आपको 4 to 5 लाइन्स में लिखना है। तो अब इस क्वेश्चन में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, वाली वीडियोस में मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्या रीजनिंग देंगे। तो इसकी बेसिक रीजनिंग है कि क्योंकि अगर ऐसे अग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, वरना अग्रीमेंट्स जो डोमेस्टिक नेचर के भी हो सकते हैं लेकिन वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। इसीलिए जो अग्रीमेंट्स हैं उनका वाइडर स्कोप होता है कॉन्ट्रैक्ट्स से। तो इसी स्टेटमेंट को आपको पहले इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है कि पहले आपने इस कोटेशन को बिना कोटेशन मार्क के लिखा और उसके बाद आपने इसी स्टेटमेंट को कि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ वाले रीजनिंग को आपको इंट्रोडक्शन में ही लिखना है। तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, एनफोर्सेबिलिटी लॉ। तो आपको ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे ही लिखना है, क्योंकि जब कोई भी आपकी कॉपीज़ को चेक करेगा तो वो पहले आपका स्टार्टिंग ऑफ द आंसर ही पढ़ता है, तो उससे ही पता चल जाता है कि आपने आंसर के अंदर क्या लिखा होगा। तो इसीलिए आपको ये मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है अपने इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आप मेंशन कर रहे होंगे वहीं पर, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द आंसर पे ही आपको ये मेंशन करना है उन्हीं 4-5 लाइन्स में। और कोई कंपल्शन नहीं है, ये 3 to 4 लाइन्स भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लाइन से तो ज़्यादा ही लिखिए आप अपने इंट्रोडक्शन में। फिर आप मेन बॉडी पर आइए अपने आंसर की, कि जहाँ आपको जो ये स्टेटमेंट बोल रही है इसमें और क्या क्या मेंशन करना है। तो मेन बॉडी में आप मेंशन करेंगे एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई केस लॉ याद है इस पर्टिकुलर कोटेशन से रिलेटेड, तो आप उसको इम्पॉर्टेंटली मेंशन करें और उस पर ये ज़रूर लिख दें, एक न्यू लाइन से, न्यू पैरा से स्टार्ट करें केस लॉज, और उसके बाद आप उस केस लॉ को मेंशन करें। लेकिन एग्जाम्पल और केस लॉ को कंफ्यूज मत करिए। केस लॉज
आर डिफरेंट फ्रॉम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तब भी आप बना सकते हैं, लेकिन केस लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं तो उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें कोई भी एजम्पशंस आप नहीं ऐड ऑन कर सकते हैं। जो केस लॉ आपने पढ़ा है उससे ना आप कम लिखेंगे ना उससे ज़्यादा। तो केस लॉ में आप इससे रिलेटेड मैंने आपको डोमेस्टिक नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो हमने बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस पढ़ा था, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस। तो जैसे ही वो आपका मेन बॉडी ऑफ द आंसर में बैल्फर वर्सेस बैल्फर मेंशन किया हुआ देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपने जो अपना आंसर लिखा है वो एकदम टू द पॉइंट है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता, लेट्स से 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन होता, तो फिर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उसमें केस लॉ या एग्जाम्पल मेंशन करें, लेकिन फिर भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप एग्जाम्पल्स तो इम्पॉर्टेंटली मेंशन करें, ताकि आपको उसमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ही मिले। उसमें आप ये वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखें कि केस लॉ लिखने में आपको पूरे ही आप 3-4 पेजेस में केस लॉ लिख कर आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें भी अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी है तो उसमें भी आप केस लॉज मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसको एग्जैजरेट नहीं करना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है। तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसमें जो भी असेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे 10 असेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, आपको वो 10 एलिमेंट्स इसमें मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें ये कंपल्शन नहीं है कि आप एक एक एलिमेंट को लेकर पूरा एक पेज एक्सप्लेन करें, आप शॉर्ट में भी एक एक उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, असेंशियल एलिमेंट्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो भी क्रॉस ना हो और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन की तरह ही लेंदी क्वेश्चन लगे, लेंदी आंसर लगे, लेकिन वो एग्जैजरेट ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इसको आप 6 to 7 पेजेस में ही कंक्लूड कर दें तो ज़्यादा ठीक है। वैसे अगर आप मेन बॉडी के बाद बात करते हैं, जिसमें आपको केस लॉज लिखने के बाद असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट्स में मेंशन करने के बाद जब आप ये 10 एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद इस आंसर में आपको कंक्लूजन लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। अब कंक्लूजन भी आप 4 to 5 लाइंस का लिख सकते हैं, ताकि क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें हमसे एक से ज़्यादा बातें पूछी हुई हैं, इसीलिए अगर आप इसमें कंक्लूजन लिखेंगे तो बहुत फ्रूटफुल होगा। इसमें अगर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसमें डेफिनेटली 13 to 14 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, अगर आप इसको प्रॉपरली फ्रेम करेंगे अपना आंसर और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी करेंगे अपने आंसर की। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी कॉपी का, कि आपको 15 में से उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर अच्छा हो, नीट हो, और उसमें आप कंक्लूजन लिखें। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि इन रीजंस की वजह से ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी 1 to 2 लाइन्स लिख सकते हैं कंक्लूजन में ही। तो इससे क्या होगा, कंक्लूजन पढ़ते ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा होगा अपने आंसर के अंदर। तो इसीलिए ऐसा ही फ्रेम होना चाहिए आपका आंसर, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तभी भी आप इसमें केस लॉज लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए, बट उसको ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, शॉर्ट एग्जाम्पल्स दीजिए। अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आप एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा केस लॉज भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अवॉइड कीजिए कि आप एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स या केस लॉज लिखें। तो अब इस क्वेश्चन में ये हिंट भी है कि वो बोल रहा है कि डिस्कस द स्टेटमेंट, मतलब आपको इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, एक्सप्लेनिंग द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको इसी स्टेटमेंट से रिलेट करने हैं वो सारे असेंशियल एलिमेंट्स। तो आपको याद होगा हमने सेकंड असेंशियल एलिमेंट पढ़ा था कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप।
तो वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है जिसको हमने इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ लिखा है। इसी को आपको और एक्सप्लेन करते हुए इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लिखना है, जिसमें हमने बैल्फर वर्सेस बैल्फर वाला केस भी पढ़ा था। तो तभी आपका आंसर जो है वो एक लेंदी आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें आपको सारे केस लॉज और एग्जाम्पल मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा कि आपको क्लियरली पता चल रहा है कि वो क्या पूछ रहा है, कि हमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है मेंशन करने हैं अपने आंसर में। लेकिन इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे कोई एग्जांपल दे देगा आपको क्वेश्चन में और आपको फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इनडायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे लेकिन एक एग्जाम्पल से। तो हम देख लेते हैं कि वो कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो हम मान लेते हैं एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि ए इनवाइट्स बी टू अ डिनर एंड बी एक्सेप्ट्स द इनविटेशन। मतलब ए ने बी को इनवाइट किया, जो ए के घर पे कोई डिनर होगा उस पे ए ने बी को इनवाइट किया है और बी ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। अब ए मेड एलैबोरेट अरेंजमेंट बट बी फेल टू टर्न अप। अब ए ने अरेंजमेंट कर लिया था बी के आने का, लेकिन बी नहीं आ पाया उस डिनर पर। तो अब क्या ए सू कर सकता है बी को फॉर द लॉस ही हैज़ सफर्ड? क्या ए बी को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है कि इसकी वजह से ये लॉस हो गया और अब बी को वो कंपनसेट करना पड़ेगा? तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेम केस, कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में, ऑफ़र एक्सेप्टेंस और एक अग्रीमेंट बन गया, तो वो एक सोशल नेचर का अग्रीमेंट था जिसमें कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी। दोनों में से कोई भी पार्टी लीगल रिलेशन में एंटर होने की इंटेंशन नहीं रखती थी। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि ए जो है वो बी पर केस कर सकता है, क्योंकि ये एक सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे ही इनडायरेक्टली आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी आप सेम केस मेंशन कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था बैल्फर वर्सेस बैल्फर का। तो इसमें भी आप यही केस मेंशन कर सकते हैं और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह होगा जो हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें आपसे वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ था। अब इस केस में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल के थ्रू पूछा है और इनडायरेक्टली पूछा है, लेकिन इसका जो रीज़न है और जो इसका प्रेजेंटेशन है वो आपको सेम रखना है कि आप असेंशियल्स डिस्कस करें, आप ये सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करें। आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाला पॉइंट। जो हमने सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इसमें ये पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये जो सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको इंट्रोडक्शन में ही मेंशन करना पड़ेगा, कि आप इंट्रोडक्शन में ही रीज़न लिख दें इसका, ताकि जो चेकर है आपकी कॉपी का उसको पता चल जाए कि आपने जो रीज़न आइडेंटिफाई किया है वो एक करेक्ट रीज़न है और उसको वो स्टार्टिंग की लाइंस पढ़कर ही पता चल जाए। उनको इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि वो आपका पूरा आंसर पढ़ें उसके बाद आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपने सही करेक्ट रीज़न लिखा है या नहीं। तो इसीलिए आप सोशल नेचर का ये कॉन्ट्रैक्ट है ये आप अपने इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर दें। फिर बॉडी में आप जो आपके आंसर की बॉडी है उसमें आप बैल्फर वर्सेस बैल्फर वाला केस मेंशन कर सकते हैं, कोई और एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं। तो वहाँ आप ये बैल्फर वर्सेस बैल्फर वाला केस मेंशन करिए और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाला एसेंशियल एलिमेंट लिखिए कि यहाँ पर ए और बी के बीच में कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया और एक अग्रीमेंट ही रह गया जो कि एक सोशल नेचर का अग्रीमेंट था। तो आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी को सू नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सोशल नेचर का अग्रीमेंट था जो एक कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं सकता और इसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी नहीं थी। दोनों ही पार्टीज़ में से लीगल रिलेशनशिप में आने की कोई इंटेंशन नहीं थी।
तो ऐसे ही अगर आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में, तो आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन में से मैक्सिमम 13 to 14 या 15 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करेंगे तो आपके 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 10 में से कम ही मार्क्स कोई भी चेकर देता है। तो ये एक मेजर पार्ट है कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। वो प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक आपके आंसर की प्रेजेंटेशन कैसी है, जिससे उनको पता चलता है कि आप कितने अवेयर हैं जो भी आपसे पूछा गया है और कितना टू द पॉइंट आपने लिखा है और क्या आपने जो भी उस आंसर के लिए इम्पोर्टेंट था लिखना। जैसे अगर ये लेंदी क्वेश्चन होता, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता, तो इसमें केस लॉज मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा इसका सेक्शन मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, किस सेक्शन में ये है। सेक्शंस भी आपको मेंशन करना है, लेकिन ये जो सेक्शन है वो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पर ही मेंशन करना है, तभी उनको पता होगा कि आपने पूरा स्टडी किया है इसको अच्छे से और आपको सेक्शन भी याद हैं इसके। तो अब एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे कि आप कैसे सेक्शंस याद रख सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में उनको याद रख पाएँ और मेंशन कर पाएँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।